स्वागत है आप सबका फिर से सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बाबर और मुग़ल वंश की स्थापना को पढ़ेंगे। क्योंकि यह टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम काफ़ी डिटेल पूर्वक इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उसको मुग़ल वंश के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर में मुग़ल थे कौन या फिर मुग़ल किनको कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि आखिर में मुग़ल शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर हम मुग़ल शब्द के अर्थ की बात करें तो मुग़ल शब्द का अर्थ होता है बहादुर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुग़ल शब्द का अर्थ क्या होता है तो मुग़ल शब्द का अर्थ होता है बहादुर। अगर हम बात करें मुग़लों की तो मुग़ल जो थे वह तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पे मैक्सिमम जिन वंशों ने शासन किया वह सामान्यतः तुर्क थे। हालांकि उस पर कुछ अफ़गान शासकों ने भी शासन किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अधिकतम जो शासक थे वह किसी न किसी तुर्क की शाखा से संबंधित थे। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल पूर्वक चर्चा की है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मुग़ल वंश की स्थापना को समझने के लिए आपको कम से कम लोदी वंश को समझना ज़रूरी है। इस वजह से अगर आप लोगों ने अभी तक लोदी वंश को नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लें, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था उससे यह कहानी जुड़ी हुई है। और उसी के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को ही हरा के दिल्ली सल्तनत पे एक नवीन वंश मुग़ल वंश की स्थापना की। तो जाके आप लोग लोदी वंश को चेक कर लें। तो मुग़ल क्या थे? मुग़ल तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। और जो मुग़ल थे वह मंगोल और तुर्की वंश के मिश्रण से उत्पन्न एक वंश था। कहने का क्या मतलब, जो बाबर था उसकी जो माता थी वह मंगोल वंश के शासक चंगेज़ खान की 14वीं पीढ़ी की पुत्री थी। कहने का मतलब कि चंगेज़ खान के बाद जो उसका पुत्र या फिर पुत्री होंगी वह प्रथम पीढ़ी कहा जाएगा। उसी तरह से 14वीं पीढ़ी जो थी वह बाबर की माता थी चंगेज़ खान की। तो इस प्रकार से माता की ओर से बाबर क्या था, तो वह मंगोल वंश से संबंधित था। ठीक उसी प्रकार से बाबर जो है अपने पिता की ओर से तुर्क शासक तैमूर का 5वां वंशज था। जैसा कि 1398 ईस्वी में हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार से तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा धन दौलत लूट के अपने देश ले गया था। तो उसी तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी जो थी वह बाबर के पिता थे। तो इस प्रकार अगर हम मुग़लों की बात करें तो मुग़ल जो थे वह मंगोल और तुर्क से उत्पन्न एक जाति थी। हालांकि तैमूर वंश के होने के कारण मुग़लों को तिमूरियन कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और मुग़लों ने भी स्वयं को तिमूर वंशी ही माना है। इन्होंने कभी भी अपने आप को मंगोल वंशी नहीं माना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि किस प्रकार से मंगोल शासक चंगेज़ खान से एक बृहद नरसंहार जुड़ा हुआ है। उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था अपने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत। तो इस वजह से जितने भी मुग़ल थे उन्होंने अपने आप को तिमूर वंशी या फिर तिमूरियन ही कहलवाया। और तैमूर लंग के सम्मान में ही हम आगे देखेंगे किस प्रकार से मुग़ल शासकों ने अपनी जो चित्र है वह तैमूर लंग के साथ बनवा के उसके प्रति अपने सम्मान को जाहिर किया है। तो ये था मुग़ल शब्द से संबंधित कुछ तथ्य जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इस मुग़ल साम्राज्य की अवधारणा विकसित करने के लिए भी यह आवश्यक था। तो इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बाबर के कुछ जीवन परिचय से संबंधित तथ्यों को जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बाबर के जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। और अगर बाबर के जन्म स्थान की बात करें तो बाबर का जन्म स्थान अफ़गानिस्तान के फ़रगना नामक प्रांत में हुआ था। और यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर का जन्म फ़रगना में हुआ था, तो फ़रगना कहाँ पर स्थित है? तो फ़रगना अफ़गानिस्तान देश में स्थित है। इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। बात करें बाबर के पूरे नाम की तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो यह पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो इस वजह से यह भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जितने भी तथ्य शामिल किए गए हैं वह सभी ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो बार बार इस चीज़ को कहना सही नहीं लग रहा है, तो आप लोग सभी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएंगे। बाबर के पिता की बात करें तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो तैमूर वंश से संबंधित थे। मैंने बताया कि तैमूर वंश के 5वीं पीढ़ी से संबंधित थे।
वहीं बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था और यह चगताई तुर्क थी, मंगोल वंश की 14वीं पीढ़ी से संबंधित थी। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। बाबर के जो पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे वह फरगना के ही एक तुर्क शासक थे और इनके मरने के बाद मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के द्वारा फरगना की राजगद्दी पर बैठाया गया। तो उसकी दादी का नाम भी पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने वर्ष की उम्र में बाबर राजगद्दी पर बैठा, तो मात्र 12 वर्ष। हालांकि कहीं कहीं इसको आप लोगों को 11 वर्ष भी मिल सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों में से कोई ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर देंगे। अब हम भारत आने से पहले आखिर में मध्य एशिया में बाबर की स्थिति क्या थी इसको देखेंगे और इन सारे तथ्यों को जो मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, इनको पहले हम मैप में देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर की मध्य एशिया में स्थिति क्या थी। तो चलिए पहले मैप को देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर बात करें मध्य एशिया की तो अफ़गानिस्तान से होते हुए ये सब ईरान, यमन, ओमान, तुर्की, ये सारे कजाकिस्तान और ये सारे क्षेत्र जो हैं वह मध्य एशिया के नाम से जाने जाते हैं। तो जो उज़्बेक थे वह इसी मंगोलिया से आकर इस क्षेत्र में बस गए, जिसको कि ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र कहा जाता है। इधर बाबर की बात करें तो वह अफ़गानिस्तान के फरगना का शासक बना। और बात करें सफ़ाविदों या फिर सफ़ावी वंश की, तो वे इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे। यहाँ पर कुछ स्थान है जिसको समरकंद कहा गया और यहाँ पे हेरात नामक स्थान स्थित था। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से फरगना का शासक बाबर को बनाया गया, और फरगना कहाँ पे स्थित है? अफ़गानिस्तान में। मध्य एशिया के उत्तर में उज़्बेकों का शासन था और यह मंगोल से ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र में आकर बस गए थे, और वहाँ का जो प्रमुख शासक था तत्कालीन समय में वह सबानी खान था, और यह सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था। इस्लाम में शिया और सुन्नी क्या होता है इसको भी समझना आवश्यक है। हालांकि इसकी चर्चा हम धार्मिक आंदोलन के दौरान करेंगे, फिर भी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हम इस लेक्चर को समझ सकें। देखिए, अगर शिया और सुन्नी की बात करें तो इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय है सुन्नी संप्रदाय और एक संप्रदाय है शिया संप्रदाय। मैक्सिमम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सुन्नी संप्रदाय में है। लगभग 85 से 90% लोग जो है वह सुन्नी संप्रदाय को मानते हैं और 10 से 15% लोग जो है वह शिया संप्रदाय को मानते हैं। आखिर में इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर जो है उत्तराधिकार को लेके है। जैसा कि जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो सुन्नी संप्रदाय के लोगों ने खलीफाओं को, 4 प्रमुख खलीफाओं को अपना पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी माना, लेकिन शिया संप्रदाय के लोगों ने अली को ही केवल उस समय अपना धार्मिक नेता या फिर उत्तराधिकारी माना। साथ ही साथ इनके पूजा और अनुष्ठान में भी कुछ अंतर होता है, जिनकी चर्चा यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से इनकी पूजा अर्चना और इनके उत्तराधिकार में अंतर होने के कारण ये दोनों संप्रदाय जो है वह अलग अलग संप्रदाय में बट गए। आशा है आप लोगों को सुन्नी और शिया में अंतर समझ में आ गया होगा। वहीं पर अगर हम मध्य एशिया में बात करें तो पश्चिमी मध्य एशिया, ईरान में जो है वह सफ़ावी या फिर सफ़ाविद वंश का शासन था, और यह जो है इस्लाम धर्म के शिया संप्रदाय को मानने वाले थे, और यहाँ का जो प्रमुख शासक था वह था शाह इस्माइल। ईरान को तत्कालीन समय में खुरासान के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे उल्लेखित कर दिया है। तो ये था कुछ घटनाक्रम। बाबर अफ़गानिस्तान के फरगना का शासक था। उत्तर में उज़्बेक जो थे वह मंगोलिया से आके ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र में बस गए थे और अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। साथ ही साथ यह सुन्नी संप्रदाय को मानने वाले थे और इनका प्रमुख नेता सबानी खान था। हालांकि उज़्बेकों ने इस्लाम धर्म तो स्वीकार कर लिया था, किंतु तैमूरी लोग जो थे इन्हें असभ्य और बर्बर मानते थे। ये समरकंद में, हेरात में, ईरान में और फरगना आदि में जो थे वह शिया संप्रदाय को मानने वाले थे, और यह इन उज़्बेकों को असभ्य और बर्बर मानते थे। वहीं बात करें समरकंद में, तो समरकंद में बाबर के चाचा का शासन था। तो ये थी उनकी भौगोलिक स्थिति। चलिए इसको भी हम एक बार मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, ये है खुरासान जहाँ पे सफ़ावी वंश का शासन था, अर्थात ईरान। यह है ट्रांस ऑक्सियाना जहाँ पे उज़्बेकों का शासन था। यह है फरगना जहाँ पे बाबर का शासन था। ये क्षेत्र है समरकंद, और समरकंद के लिए ही युद्ध हुआ था बाबर और उज़्बेक शासक सबानी खान के बीच में, और इसी के आसपास था हेरात नामक स्थान।
एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे नहीं दी गई है, फिर भी आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। इसी क्रम में जब बाबर शासक बना तो अपने शासक बनने के 3 वर्ष के बाद ही उसने समरकंद को विजय करने की पहली कोशिश की और उसने सबसे पहले समरकंद पर 1497 ईस्वी में हमला किया। किंतु कुछ दिन बाद ही वहाँ का रसद और माल समाप्त हो गया। उसको लग गया कि यहाँ पे शासन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से उसे फरगना वापस आना पड़ा। दूसरी बार बाबर ने फिर 1501 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया, किंतु उस समय समरकंद का जो शासक था उसने उज्बेकों को बाबर को हराने के लिए निमंत्रित किया और इस प्रकार से उज्बेक शासक सबानी खान बाबर से युद्ध करने के लिए आया और समरकंद की सुरक्षा करने के लिए आया। और उसी समय बाबर और सबानी खान के बीच सर ए पुल का युद्ध 1501 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर जो था वह हार गया और सबानी खान विजयी रहा। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था, तो 1501 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो सबानी खान और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता, तो इसमें सबानी खान जीत गया, बाबर हार गया और बाबर को फिर से फरगना वापस आना पड़ा। और इसी युद्ध में सर ए पुल के युद्ध में ही सबसे पहले सबानी खान ने युद्ध की तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था, जिसको कि बाबर यहाँ से सीख जाता है और इसका प्रयोग वह पानीपत के प्रथम युद्ध में करेगा और इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना करेगा। तो ये था कुछ घटनाक्रम। जैसा कि समरकंद के शासक द्वारा सबानी खान को बुलाया गया था बाबर को हराने के लिए, तो जब सबानी खान ने बाबर को पराजित कर दिया तो उसके बाद वह यहाँ से जाने के बजाय यहाँ पे अपना शासन स्थापित करना प्रारंभ कर दिया और इसी क्रम में उसने हेरात पर भी अपना अधिकार जताया, क्योंकि यहाँ पे सफ़ाविद वंश का शासन था और यहाँ का शासक शाह इस्माइल था, तो वह भी हेरात पर अपना अधिकार रखता था। तो इस कारण इन दोनों में युद्ध जो था अवश्यंभावी हो गया। और एक और बात थी कि जहाँ शाह इस्माइल इस्लाम की शिया संप्रदाय से था, वहीं जो था सबानी खान वह सुन्नी संप्रदाय से था। तो यह धार्मिक या फिर सांप्रदायिक कटुता ने भी इस युद्ध को ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर शाह इस्माइल ने हेरात पर आक्रमण किया और सबानी खान को पराजित करके मार दिया। इस प्रकार से हेरात और समरकंद आदि क्षेत्रों पे शाह इस्माइल का शासन हो गया और सबानी खान की मृत्यु हो गई। जब समरकंद से सबानी खान का खात्मा हो गया तो बाबर ने फिर एक बार सोचा कि मैं समरकंद पर अधिकार करूं और उसने फिर से एक बार समरकंद पर आक्रमण किया और यह आक्रमण उसने 1504 ईस्वी में किया। हालांकि इसमें उसने कुछ ईरानी सरदारों की सहायता ली थी और इस प्रकार वह यहाँ का शासक बन गया, किंतु ईरानी लोगों ने उसकी सहायता की थी। तो ईरानी लोग यह चाहते थे कि बाबर हमारे एक प्रतिनिधि के रूप में शासन करे, जो कि बाबर को मंजूर नहीं था और उसे फिर से फरगना वापस आना पड़ा। उसके कुछ ही दिनों बाद सबानी खान के उत्तराधिकारियों ने अपनी ताकत को बढ़ाया और धीरे धीरे इस पूरे मध्य एशिया के भाग को जीत लिया और अंत में उज्बेकों का पूरे मध्य एशिया पर अधिकार हो गया। इस प्रकार बाबर के पास अब कोई चारा नहीं बचा सिवाय भारत पर आक्रमण करने की। हालांकि बाबर इससे पहले भी भारत की धन दौलत के बारे में सुन चुका था और इसी क्रम में 1504 ईस्वी में जब समरकंद से बाबर फरगना वापस आया तो इसी वर्ष उसने काबुल विजय की। तो ये थी सारी घटनाएं जो कि आपको मुगल वंश को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक थी। हालांकि आप लोगों में से कुछ लोगों को ये चीज़ें बेकार लग सकती हैं या फिर आप लोगों को लग सकता है कि इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन विश्वास कीजिए ये सारी घटनाएं आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि जब आप लोगों के दिमाग में एक थीम बनी रहेगी किसी भी विषय को लेके तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्योंकि सर ए पुल का युद्ध महत्वपूर्ण है तो चलिए इससे संबंधित कुछ घटनाओं को जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था, तो 1501 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और सबानी खान के बीच में। तो सर ए पुल का युद्ध 1501 ईस्वी में बाबर और उज्बेक शासक सैबानी खान के मध्य हुआ और इस युद्ध में ही सबसे पहले उज्बेक शासक सबानी खान द्वारा युद्ध की तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया, जिसको बाबर ने वहीं से सीखा और उसके बाद उसका प्रयोग पानीपत के युद्ध में किया। इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। उसके बाद जैसा कि जब सबानी खान की मृत्यु हो गई तो बाबर ने 1504 ईस्वी में फिर से समरकंद पर ईरानियों की सहायता से आक्रमण किया था, किंतु वहाँ से लौटना पड़ा उसको। तो उसी के बाद उसने काबुल पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार बार बार असफलताओं के बाद बाबर को लगने लगा कि उस क्षेत्र में उसका टिका रहना असंभव है, क्योंकि वहाँ पे उज्बेक जो थे वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। इसी कारण से बाबर ने काबुल एवं गजनी पर 1504 ईस्वी में आक्रमण करके उनको अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ का शासक बन गया।
जब बाबर ने काबुल विजय की तो उसके बाद ही बाबर ने अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्ज़ा का त्याग कर दिया। जैसे उसके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा, उसके अंत में भी मिर्ज़ा लगा हुआ था, तो उसने इस उपाधि का त्याग कर दिया और एक नई उपाधि धारण की जिसको कि बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, काबुल विजय से उसको लाभ क्या हुए? काबुल विजय के बाद बाबर को दो प्रमुख लाभ हुए थे। पहला क्या था? पहला था कि बाबर को उज़्बेकों से चैन मिला, क्योंकि उज़्बेक ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना अधिकार करने के लिए आक्रमण करते रहते थे, तो इससे बाबर को एक क्या हुआ? चैन मिला। दूसरा, काबुल में बैठकर बाबर अब हिंदुस्तान एवं खुरासान दोनों पर नज़र रख सकता था। और एक तीसरा फ़ायदा भी हुआ था कि उसको अपनी सेना के लिए कुछ दिनों के चलाने के लिए धन संपत्ति और पैसे प्राप्त हो गए थे। और जब बाबर ने काबुल विजय किया तो उसी विजय के दौरान उसने काबुल के हर नागरिक को एक चांदी का सिक्का भी भेंट किया, जिसके कारण उसकी दानप्रियता से प्रभावित होकर वहाँ की जनता ने उसे कलंदर की उपाधि भी दी थी। तो यह भी पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की? तो बाबर ने धारण की। जैसे कि मैं आपको केवल बता के भी यहाँ से जा सकता था कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की, तो बाबर ने। लेकिन ये स्टोरी अगर आप लोगों के दिमाग में रहेगी तो आप लोग कभी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। यही है डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का और कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़ने का फ़ायदा। और मुझे नहीं लगता कि अब बाबर से संबंधित जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको इंटरकनेक्ट करके आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन चाहे कैसा भी बने, कूट वाले बनाए जाए, सही सुमेलन वाले बनाए जाए या फिर किसी भी तरह का बनाया जाए, आप उसको हल करने में सक्षम होंगे। अब चलिए हम जानते हैं बाबर के भारत अभियान के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बाबर के भारत विजय की कहानी को जानें तो बाबर की भारत विजय की कहानी 1503 ईस्वी में शुरू होती है। जब बाबर थक हार के अपने घर वापस जा रहा था तो उसको एक जगह भूख लगी जहाँ पे एक बुढ़िया की कुटी थी, और बुढ़िया ने कहा कि मैं तुमको खाना तो खिलाऊंगी लेकिन तुमको लकड़ी काटना पड़ेगा। तो बाबर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लकड़ी काट देता हूँ। तो लकड़ी काटने के बाद बुढ़िया ने उन सबको खाना खिलाया, बाबर को और उनके साथियों को। बुढ़िया ने बाबर से बातों बातों में बताया कि मेरी उम्र 111 साल है और मैंने देखा है कि किस प्रकार से समरकंद से तैमूर लंग भारत विजय के लिए गया था, और जब वह गया था तो यहाँ पे घोड़ों के पैरों की आवाज़ और इतनी धूल छा गई थी कि कुछ देखना भी मुश्किल था। ये था तैमूर लंग। और उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे पिता भी जो थे वह उस तैमूर लंग के आक्रमण में भारत गए थे। बाबर ने फिर बुढ़िया से पूछा कि क्या गांव में उसे कोई काम मिल सकता है? तो बुढ़िया ने सलाह दी कि तुम काम मत करो, तुम जाओ और उस तैमूरी सेना में भर्ती हो जाओ और हिंदुस्तान की तरफ रुख करो। वहाँ पे इतनी संपत्ति है कि तुम्हारी पीढ़ियाँ भी खाती रह जाएंगी। इस तरह से बाबर उस बुढ़िया से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने भारत पर आक्रमण करने का दृढ़ निश्चय लिया। तो ये थी एक कहानी। अब कितनी कहानी ये सही है कितनी गलत है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ये घटना हुई थी। अगर हम बात करें भारत पर बाबर के पहले आक्रमण की तो बाबर ने सबसे पहले 1519 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण भारत में किया, और यह आक्रमण यूसुफ जाति के विरुद्ध था। इस क्रम में उसने बाजौर एवं भीरे के किलों को भी जीत लिया, और इस प्रकार भारत विजय के लिए बाबर द्वारा किया गया यह पहला आक्रमण था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने सबसे पहले भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1519 ईस्वी में, और इसी क्रम में उसने बाजौर एवं भीरे के किलों को भी जीत लिया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि बाबर ने कब सबसे पहले बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया? तो इसी 1519 ईस्वी के युद्ध में बाबर ने सबसे पहले बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने दूसरा आक्रमण सन 1519 ईस्वी में पेशावर पर किया और उसको भी जीत लिया। इस क्रम में बाबर ने तीसरा आक्रमण उसके अगले वर्ष 1520 ईस्वी में किया और फिर से बाजौर एवं भीरा को जीत लिया। इसके साथ ही सियालकोट पर भी अधिकार कर लिया। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आप लोग दिमाग में रखेंगे। अपने विजय के दौरान ही 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर तथा सुल्तानपुर पर भी बाबर ने अधिकार कर लिया। उसके बाद 1526 ईस्वी में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। हालांकि इस घटना को हम लोग डिटेल पूर्वक नीचे अभी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ही बाबर का भारत विजय अभियान पूरी तरह से स्टार्ट हुआ, और बाबर ने कुल 4 प्रमुख युद्ध भारत में लड़े। कुल 4 प्रमुख युद्ध। पहले हम उस एक एक युद्ध के बारे में जान लेते हैं, फिर इसको बारी बारी करके डिटेल पूर्वक देखेंगे। बाबर ने जो सबसे पहला प्रमुख युद्ध किया वह था पानीपत का पहला युद्ध, और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को सुल्तान अर्थात दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ था, जिसमें बाबर विजयी रहा।
दूसरा युद्ध बाबर ने किया खानवा का युद्ध, और यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा के खिलाफ था और इसमें भी बाबर विजयी रहा। तीसरा युद्ध बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया, और यह युद्ध 20 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय के खिलाफ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर ने अपना चौथा प्रमुख युद्ध घाघरा का युद्ध किया, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों के विरुद्ध था, और इसमें भी बाबर विजयी रहा। तो ये थे भारत पर बाबर द्वारा किए गए कुछ प्रमुख युद्ध जिसमें बाबर विजयी रहा था, और इन सभी युद्धों के बाद बाबर ने अपने साम्राज्य को भारत में स्थापित किया। इसकी कहानी दिल्ली सल्तनत से भी जुड़ी हुई है, जैसा कि हम लोगों ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के लेक्चर में अंत में ये चीज़ देखी भी थी। चलिए उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और दिल्ली में इब्राहिम लोदी के प्रमुख उसके चाचा आलम खान लोदी थे। ठीक उसी समय पंजाब का गवर्नर जो था वह दौलत खान लोदी था, और मेवाड़ के शासक तत्कालीन समय में राणा सांगा थे। तो राणा सांगा ने, दौलत खान लोदी ने, और यहाँ तक कि आलम खान लोदी ने भी, जब बाबर काबुल को जीत चुका था उसी समय इन तीनों ने क्या किया, जब काबुल पर बाबर का शासन था तो निमंत्रण दिया कि आए और इब्राहिम लोदी को हराए। इनकी मंशा यह थी कि ये सब जानते थे कि जिस प्रकार से तैमूर लंग ने भी आक्रमण किया था और क्या किया, यहाँ से धन दौलत लूट के अपने राज्य वापस चला गया। तो उन्हें लगा कि बाबर भी आएगा, यहाँ से धन दौलत लूटेगा और फिर अपने देश चला जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ के शासक बन जाएंगे। लेकिन इसका हुआ बिल्कुल उल्टा। बाबर यहाँ आता है, क्योंकि हम लोगों ने बाबर की मध्य एशिया की कहानी सुनी कि किस प्रकार से उज़्बेक वहाँ पे ताकतवर हो गए और पूरे मध्य एशिया में उनका एक छत्र शासन हो गया। तो बाबर अब मध्य एशिया जाने वाला नहीं था। उसकी मंशा ही थी कि भारत पर आक्रमण किया जाए और वहीं पे अपनी शासन व्यवस्था या फिर साम्राज्य की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार बाबर यहाँ पे आता है और नए वंश मुगल वंश की स्थापना करता है। इसकी चर्चा हम लोग चलिए करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। तो शुरुआत करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में अगर बात करें तो यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। डेट भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत के युद्ध को प्रारंभ करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, अर्थात क्या क्या ऐसे कारण बने जिससे यह युद्ध अवश्यंभावी हुआ। सबसे पहला बिंदु है कि जब बाबर के द्वारा बाजौर और भीरे के किले पर कब्जा कर लिया गया तो बाबर उन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताने लगा जिसको कि तैमूर लंग जीत के गया था। हमें पता है कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया और दिल्ली तक पहुंच गया था और काफ़ी मात्रा में धन दौलत लूट के यहाँ से ले गया था। तो बाबर ने कहा क्योंकि मैं तैमूरी हूँ, तैमूर वंशी हूँ, तो उन सभी क्षेत्रों पर मेरा अधिकार है जिस पर तैमूर लंग का अधिकार था। और इसीलिए बाबर ने क्या किया कि इब्राहिम लोदी के पास अपना एक दूत भेजा, किंतु रास्ते में ही पंजाब का गवर्नर कौन था? दौलत खान लोदी। उसने उस दूत को इब्राहिम लोदी के पास नहीं जाने दिया। इसका एक कारण भी था, जैसे कि ये हमारा भारत है अगर, तो जैसा कि बाजौर और भीरे किले पे क्या किया था, बाबर ने अधिकार कर लिया था। तो जब उसने अपना दूत भेजा तो पंजाब में ही दौलत खान लोदी ने उसके दूत को रोक लिया और इब्राहिम लोदी के पास दिल्ली नहीं आने दिया। इसका एक कारण भी था, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, तो पंजाब के गवर्नर के रूप में उसको जो भी आमदनी होती थी उसका एक हिस्सा इब्राहिम लोदी को देना था। लेकिन दौलत खान लोदी ने यह कार्य बंद कर दिया था और कई वर्षों से उसने वहाँ पे अपनी आय जो है पहुँचाई नहीं थी इब्राहिम लोदी के पास। तो यह भी कारण बना कि उसने उसके दूत को रोक लिया और उल्टे अपने दूत से वह कहलवाया कि बाबर दिल्ली पर आक्रमण करे। तो ये था कारण कि दौलत खान लोदी ने उसके दूत को रोका और अपने दूत को बाबर के पास भेजा और दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार दौलत खान लोदी ने अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भेजा और भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है। ठीक उसी समय इब्राहिम लोदी से पराजित होकर आलम खान लोदी भी, जैसा कि दिल्ली में आलम खान लोदी क्या था, वह इब्राहिम लोदी का प्रमुख था, तो उसने भी कोशिश की कि सत्ता को हथिया लिया जाए, लेकिन इब्राहिम लोदी से पराजित हो गया। और फिर पराजित होने के बाद बाबर के पास वो काबुल पहुंचा और काबुल पहुंचकर उसने भी बाबर को निमंत्रण दिया कि वह दिल्ली पर आए और आक्रमण करे। ठीक इसी समय राणा सांगा का भी एक दूत बाबर के पास पहुंचा।
और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की भी है। और राणा सांगा ने ऐसा आश्वासन दिया कि जिस समय बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा उसी समय राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा। इस तरह से इब्राहिम लोदी कमज़ोर पड़ जाएगा और दिल्ली पर उसका अधिकार हो जाएगा। इन्हीं सभी घटनाओं के बाद बाबर को अब लग गया कि भारत को जीतना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इस प्रकार बाबर ने पानीपत के युद्ध को लड़ा और जीत गया और एक नए साम्राज्य मुगल वंश की स्थापना किया। तो ये थी युद्ध की पृष्ठभूमि की किस प्रकार से बाबर के सामने वो परिस्थितियाँ बनी जिससे कि उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना की। और मैंने इन सब की मंशा बता ही दी है कि राणा सांगा भी यही जानता था कि बाबर युद्ध में जीतेगा और फिर लौट जाएगा, फिर उसका शासन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी सबकी यही सोच थी कि बाबर आएगा, फिर लूटपाट करेगा, फिर अपने देश लौट जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। बाबर ने यहीं पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इसी कारण बाबर का राणा सांगा के साथ युद्ध भी होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब पानीपत के प्रथम युद्ध की घटनाक्रम पे नज़र डालते हैं। जब बाबर काबुल से चला दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, तो लाहौर में जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे दौलत खां लोदी गवर्नर था, तो उसने अपना पक्ष बदल लिया। वह फिर से इब्राहिम लोदी की तरफ हो गया और वहाँ पे घेरा बना दिया। किंतु बाबर की फ़ौज को देखकर दौलत खां की सेना भाग गई और दौलत खां लोदी ने बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बिना किसी युद्ध के दौलत खां लोदी ने वहाँ पे बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर बाबर लाहौर से या फिर पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच किया। तो हम लोगों ने अभी पानीपत के प्रथम युद्ध के पृष्ठभूमि और घटनाक्रम पर नज़र डाली। तो चलिए जानते हैं अब पानीपत के युद्ध के बारे में, जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। हालांकि जब पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हुआ उस समय हुमायूं भी बाबर के साथ था। इससे पहले यह बदख्शां में था। बदख्शां, यह भी पूछा जा सकता है कि उससे पहले हुमायूं कहाँ पे था, तो बदख्शां में था। बदशां का गवर्नर था। तो वहाँ से हुमायूं आया और बाबर और हुमायूं दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से पानीपत का युद्ध लड़ा। इधर इब्राहिम लोदी की सेना में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत थे और दोनों ने संयुक्त मोर्चा संभाला। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर के पास कुल लगभग 12,000 सैनिकों की फौज थी, किंतु इसके विपरीत इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख की सेना और 1,000 हाथी थे। और इतनी सेना होने का बावजूद भी बाबर ने अपनी कुशल रणनीति से इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर ने क्या किया कि बाबर ने युद्ध की तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया, जिसको कि उसने सरे पुल के युद्ध से सीखा था, और उसका प्रयोग करके इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया। और इसके साथ साथ तोपों को सजाने की रूमी पद्धति भी उसने अपनाई और रूमी पद्धति के प्रयोग से तोपों को सजा के उसके 2 महत्वपूर्ण तोपची थे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, और इनकी सहायता से उसने भरपूर गोलीबारी की और देखते ही देखते बाबर का पक्ष मजबूत हो गया और इस प्रकार बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीत लिया। तो ये था घटनाक्रम कि युद्ध कैसे हुआ और कैसे बाबर ने उस युद्ध को जीता। यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से बाबर के तोपची के बारे में पूछा जाता है। तो पहले तोपची का नाम क्या था, उस्ताद अली, और दूसरे तोपची का नाम क्या था, मुस्तफ़ा। तो यह भी पूछा जाता है कि बाबर के तोपचियों का नाम क्या है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद रूमी पद्धति क्या है, तो तोपों की सजाने की पद्धति को रूमी पद्धति कहा जाता है। अच्छा, युद्ध की तुलुगमा पद्धति क्या है? ये पद्धति ऐसी है कि मान लीजिए कि बीच में अगर कोई सेना है तो इसमें दोनों तरफ से जो है आक्रमण किया जाता है एक ही साथ, जिसके कारण इस सेना पर आराम से जो है विजय प्राप्त की जा सकती है। तो कुछ इस तरह से युद्ध की तुलुगमा पद्धति कार्य करती है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के विजय का कारण क्या था, तो हम लोग क्या कहते हैं, तोपखाना बता देंगे या फिर हम बता देंगे कि बाबर ने युद्ध की तुलुगमा पद्धति को अपनाया था। लेकिन अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, तो वह था बाबर का कुशल नेतृत्व, और बाबर के कुशल नेतृत्व के कारण ही बाबर जो था वह पानीपत के युद्ध में विजयी हुआ। कई बार एग्ज़ाम में पानीपत कहाँ पे है यह भी पूछा जाता है। तो पानीपत जो है वह हरियाणा राज्य में पड़ता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी और ग्वालियर का शासक विक्रमजीत मारे गए। और पानीपत के युद्ध के बाद ही 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली।
जैसा कि हमें पता है कि इससे पहले जितने भी दिल्ली पर शासन करने वाले शासक थे, उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहलवाया, लेकिन बाबर ने एक नए पद बादशाह की पदवी धारण की और इसके बाद के शासक बादशाह कहे गए। अब चलिए जान लेते हैं कि पानीपत के युद्ध का आखिर प्रभाव क्या हुआ। तो सबसे पहला प्रभाव यही हुआ कि लोधी साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो था एक अयोग्य शासक था और इसकी अयोग्यता के कारण ही यह बाबर से पराजित हुआ था। तो इस प्रकार पानीपत के युद्ध के बाद लोधी साम्राज्य का अंत हो गया और सल्तनत की सत्ता अब मुगलों के हाथ में आ गई। सबसे पहला प्रभाव यही हुआ। पानीपत के युद्ध का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि बाबर की वित्तीय कठिनाइयां दूर हो गई, अर्थात बाबर को दिल्ली के सुल्तानों द्वारा इकट्ठा की गई अचूक संपत्ति जो है वह हाथ लगी और जिससे उसकी वित्तीय कठिनाइयां दूर हो गई। तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम कुछ अतिरिक्त तथ्यों को जान लेते हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बाबर ने तुलगमा पत्ती को कहाँ से सीखा। तो बाबर ने उज्बेकों से युद्ध की तुलगमा पत्ती को सीखा था। दूसरा है कि बाबर ने 1506 ईस्वी में फैसला किया कि उसके सभी अनुगामी बाबर को बादशाह कहेंगे। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने शुरू में ही की थी कि 1506 ईस्वी में उसने बादशाह कहा अपने आप को कहने के लिए, और फिर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया तो उसने अपने आप को बादशाह कहवाया। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इब्राहिम लोदी पर किया गया आक्रमण बाबर का भारत पर किया गया कौन से क्रम का आक्रमण था। तो इब्राहिम लोदी पर जो बाबर ने आक्रमण किया वह उसका भारत पर किया गया 5वां आक्रमण था। तो यह भी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि रूमी पद्धति या फिर उस्मानी पद्धति क्या है। तो दो गाड़ियों के बीच तोपों को सजाने की पद्धति रूमी पद्धति या फिर उस्मानी पद्धति के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, इस वजह से इसको ध्यान रखते जाएंगे। इसी पानीपत के युद्ध के बाद हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया था। और हुमायूं ने यह कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था। तो हुमायूं ने यह हीरा उसी ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य से प्राप्त किया था जिसकी मृत्यु पानीपत के युद्ध के अंतर्गत हो गई। और फिर हुमायूं ने उससे यह हीरा प्राप्त किया और बाबर को दे दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में कि पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे। तो पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जो दूसरी प्रमुख लड़ाई लड़ी उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध, और यह युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। चलिए खानवा के युद्ध को पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि आखिर में वो क्या कारण बना कि खानवा का युद्ध हुआ। सबसे पहला कारण और मुख्य कारण था कि बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया। जैसा कि जब राणा सांगा ने अपने दूत को काबुल बाबर के पास भेजा कि वह दिल्ली पर आक्रमण करे, तो उसने कहा था कि जब वह दिल्ली पर आक्रमण करेगा तब मैं क्या करूंगा, आगरा पर आक्रमण करूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो बाबर ने कहा कि तुमने समझौता भंग किया है, इस वजह से हमारे बीच युद्ध जो है अवश्यंभावी है, और इसी कारण खानवा का युद्ध हुआ। अगर हम खानवा के युद्ध के पृष्ठभूमि की दूसरे तथ्य की बात करें तो राणा सांगा ने एक महागठजोड़ बनाकर बाबर को भारत से बाहर कर पुनः लोधी शासन स्थापित करने की योजना बनाई। जैसा कि मैंने बताया कि राणा सांगा की सोच क्या थी कि बाबर आएगा, यहाँ पे युद्ध करेगा और फिर अपने देश लौट जाएगा। लेकिन जब उसको लगा कि बाबर की मंशा ये नहीं है तो उसने फिर से सबको एक किया और बाबर के खिलाफ एक महागठजोड़ बनाकर युद्ध करने की कोशिश की, जिससे कि बाबर को बाहर निकाला जा सके। तो यह कारण भी बना खानवा के युद्ध का। चलिए घटनाक्रम को जान लेते हैं कि किस प्रकार से यह युद्ध हुआ। बात है 16 मार्च 1527 ईस्वी को, और इस दिन खानवा नामक स्थान पर बाबर एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। अगर हम खानवा की बात करें तो खानवा जो है फतेहपुर सिकरी से 10 मील की दूरी पर पड़ती है। खानवा का युद्ध जो है वह बाबर की सेना और राणा सांगा एवं उसके महागठबंधन के बीच में हुआ। राणा सांगा के साथ कौन कौन से थे। तो सभी राजपूत राजा, मालवा का मेदिनी राय, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और आलम खान लोदी, ये सभी शामिल थे। और उस समय बाबर की सेना में कुल 40,000 सैनिक थे, जबकि राणा सांगा के गठबंधन के पास लगभग 80,000 सैनिक थे। फिर भी बाबर क्या करता है, जीत जाता है, क्योंकि उसकी रणनीतियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थीं और अपनी रणनीतियों की वजह से वह किसी भी युद्ध को जीत जाता था। बाबर ने इसी युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे पहले जिहाद का नारा दिया एवं उसने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर को भी समाप्त करने की घोषणा की।
तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? तो खानवा के युद्ध में सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। अच्छा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तमगा नामक कर बाबर ने कब समाप्त किया? तो खानवा के युद्ध के समय। चलिए जान लेते हैं कि तमगा नामक जो कर था वह क्या था। तो जितने भी बाबर के साथ सैनिक या फिर लोग थे, उनके द्वारा व्यापार किए जाने पर जो कर लगता था उसे तमगा कर कहा जाता था। तो बाबर ने अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तमगा नामक कर को भी समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ बाबर ने शराब बेचने और खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले राजपूत के सिरों की एक मीनार खड़ी कर दी और गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है कि गाजी का मतलब क्या होता है। गाजी का मतलब है काफिरों को मारने वाला। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देखें आप लोग। काफिर क्या होता है, जिहाद क्या होता है, गाजी क्या होता है, इन सब के बारे में वहाँ पे काफ़ी डिटेल पूर्वक बताया गया है। तो बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमारा टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार उसने क्या किया कि राजपूतों के सिरों की एक मीनार बनवाई और गाजी की उपाधि धारण की। तो कभी कभी गाजी का मतलब भी पूछा जाता है, तो काफिरों को मारने वाला। तो काफिरों को मारने वालों को गाजी कहा जाता है। तो ये था खानवा का युद्ध और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जो है वह बन रहा होगा हर एक बिंदु को लेके। तो कॉन्सेप्ट बनना ज़रूरी है। बाकी हमने इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ सभी तथ्यों को भी शामिल करने की कोशिश की है। उसके बाद बाबर द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़ा गया वह था चंदेरी का युद्ध, और यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया। तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर बात करें चंदेरी के युद्ध की, तो चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मालवा के शासक मेदिनी राय के बीच में हुआ और इसी युद्ध में शेर शाह सूरी ने बाबर की ओर से भाग लिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि शेर शाह सूरी ने सबसे पहले किस युद्ध में भाग लिया। तो जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा तो उस समय शेर शाह सूरी ने बाबर की ओर से भाग लिया था। अच्छा, मालवा का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि मालवा की स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी थी जो कि व्यापार और रणनीतिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस वजह से मालवा को जीतना जरूरी था। हमने दिल्ली सल्तनत के भी अंतर्गत देखा है कि मालवा को लेकर कई बार युद्ध हुए हैं। तो स्ट्रेटजिक रूप से मालवा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए बाबर ने मालवा पर आक्रमण किया और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। बात करें अगर चंदेरी की, तो चंदेरी जो है वह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित है। इस युद्ध में हारने के बाद मेदिनी राय की एक बेटी का विवाह बाबर ने अपने बेटे कामरान से और दूसरी लड़की का विवाह हुमायूं के साथ कर दी। और इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इसके साथ साथ चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों से बुर्ज एवं मीनार बनाने का आदेश दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस युद्ध में बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों का बुर्ज या फिर मीनार बनवाया। तो पहला था खानवा का युद्ध और दूसरा था चंदेरी का युद्ध। इन दोनों युद्धों में बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों का मीनार एवं बुर्ज बनाने का आदेश दिया था। चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर ने जो प्रमुख युद्ध लड़ा वह था घाघरा का युद्ध, और यह युद्ध 5 या 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया। तो हमने देखा किस प्रकार से बाबर ने अपना पहला युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, तीसरा युद्ध 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध और चौथा युद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा। तो प्रत्येक वर्ष उसने युद्ध लड़े। चलिए घाघरा के युद्ध की पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि अफ़गान एक बार फिर से एकत्रित होकर कन्नौज तक बढ़ आए, और इतना ही नहीं, अफ़गानों ने महमूद लोदी को पूर्व में बुला लिया, अर्थात भारत के पूर्वी क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, और बिहार उनके अधिकार में पहले से ही था। और इस सब मामलों में बंगाल का शासक नुसरत शाह भी उनकी सहायता कर रहा था। आपको बता दें कि इन सब शासकों के बारे में हम लोगों ने प्रांतीय राजवंश के अंतर्गत पढ़ा हुआ है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके उसको चेक करें। इस प्रकार बाबर बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने बंगाल के अफगान शासक नुसरत शाह को अफगानों की सहायता न करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम सहायता मत करो, किंतु नुसरत शाह ने उसकी बात नहीं मानी और उसका कोई परिणाम नहीं निकला।
इस प्रकार घाघरा के युद्ध में बाबर एवं अफगानों के बीच बिहार में घाघरा नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया और इसमें भी बाबर जीत गया। और इस युद्ध के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि घाघरा का युद्ध ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में ही लड़ा गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। और भारत में लड़ा हुआ बाबर का यह अंतिम युद्ध भी था। तो पूछा जाए कि बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, तो वह था घाघरा का युद्ध। या फिर पूछ दिया जाएगा कि वह युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, तो वह था घाघरा का युद्ध। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की अगर मृत्यु की बात करें तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई और बाबर को आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया। किंतु कुछ दिन बाद बाबर को काबुल में दफनाया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो काबुल में स्थित है। हालांकि सबसे पहले अगर पूछा जाए तो उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। तो ये थी बाबर की कहानी। और चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें थी वह कॉन्सेप्चुअल थी और हमें तथ्यों को भी जानना है ताकि हम एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो सबसे पहला है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी, जिसको कि बाबरनामा भी कहा जाता है, इस नाम से अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी और इसकी भाषा तुर्की थी। तो भाषा भी पूछा जाता है और उसकी आत्मकथा का नाम भी पूछा जाता है, दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। उसके बाद तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया और यह किसके शासनकाल में किया गया, तो अकबर के शासनकाल में यह किया गया। इतना ही नहीं, तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया जो कि लिडेन एवं अर्स्किन के द्वारा किया गया। तो ये दो नाम भी महत्वपूर्ण है, लिडेन एवं अर्स्किन और अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसमें 7 भारतीय शासकों का उसने उल्लेख किया है, जिसमें कि 2 हिंदू थे और 5 मुस्लिम शासक थे। तो 2 हिंदू शासक कौन कौन से थे? पहले थे राणा सांगा और दूसरे थे कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। बात करें मुस्लिम शासकों की तो 5 मुस्लिम शासक, जिसमें से बंगाल के शासक, मालवा के शासक, दिल्ली के शासक, गुजरात के शासक और बहमनी साम्राज्य के शासकों का उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा में किया है। इसके साथ साथ बाबर ने काबुल में शाहरुख एवं कंधार में बाबरी नामक सिक्के भी चलाए थे। तो पूछा जा सकता है कि शाहरुख और बाबरी नामक सिक्का किसने चलाया, तो बाबर ने काबुल में चलाए थे। आत्मकथा के साथ साथ बाबर का एक काव्य संग्रह भी है जिसे कि दीवान के नाम से जाना जाता है और यह भी तुर्की भाषा में ही है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बाबर ने एक लिपि का भी आविष्कार किया था जिसको कि खत ए बाबरी नामक लिपि कहा जाता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली का भी विकास किया, तो यह भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि बाबर ने सुल्तान की परंपरा को तोड़ी और ख़ुद को बादशाह घोषित किया और इसके बाद के जो शासक कहे गए वह बादशाह ही कहे गए। इतना ही नहीं, बाबर ने नापने के लिए गजे सिकंदरी नामक माप का भी प्रारंभ किया या फिर प्रयोग किया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बाबर ने अपने साथ 2 महत्वपूर्ण खेल लाए जो कि भारत में प्रचलित हुए। चलिए उन खेलों के बारे में भी जान लेते हैं। बाबर ने जो पहला खेल लाया वह था गंजीफा, जो कि ताश का एक खेल था, और दूसरा जो उसने खेल लाया वह थी इश्कबाजी, जो कि कबूतरों का खेल था और यह बाबर का सबसे प्रिय खेल था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था बाबर और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बाबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण MCQs और PYQs को लगाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।